हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का विज्ञान चैप्टर नंबर 10, जो कि है आपका पौधों की संरचना एवं कार्य। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पत्तियों के बारे में जाना था, और आज हम लोग देखने वाले हैं पत्तियों के कार्य कौन कौन से है। पत्तियों के कार्य में पहला कार्य जो आपके सामने है वो है भोजन निर्माण, यानी कि कोई भी पत्ती भोजन का निर्माण कैसे करता है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं, और अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देख रखा है तो एक बार वो भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। और आपको जितने भी पीडीएफ मिलते हैं यहाँ पे, जो भी लिखाए जाते हैं, वो आपको सारे के सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, और आज देखेंगे पत्तियों के कार्य, जिसमें कि पहला कार्य है भोजन निर्माण। भोजन निर्माण कोई भी पत्ती का सबसे प्रमुख कार्य होता है, यानी कि किसी भी पौधे में अगर भोजन बनाने का काम कोई करता है तो वो पत्ती ही करता है। तो यह क्या है, यह एक प्रमुख कार्य है पौधों का। और कोई भी पत्ती भोजन कैसे बनाता है, कोई भी पत्ती भोजन बनाने के लिए उसे क्या क्या जरूरत पड़ती है। किसी भी पत्ती को भोजन बनाने के लिए तो 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला चीज जो कि है पत्ती अगर कोई हरा है तो उसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश, ये 2 चीजें। तीसरी चीज जरूरत पड़ती है कि मिट्टी में जो जल है वो उसे अवशोषित करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेके अपना भोजन क्या करता है, तैयार करता है। यानी कि पहली चीज की क्लोरोफिल तो पत्ती में पाया ही जाता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में वो अपना भोजन तैयार करता है। और जड़ द्वारा जमीन से जल को अवशोषित करके, और जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका यूज करके कोई भी पौधा अपना भोजन बनाता है। तो भोजन वो ग्लूकोज जिसे कि बोलते हैं वो बनाता है। तो पहली चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भोजन निर्माण या किसी भी पत्ती का प्रमुख कार्य है। यह पत्तियों का यह पत्तियों का प्रमुख कार्य है। यह पत्तियों का प्रमुख कार्य है। और भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो पहला हो गया भैया क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से अवशोषित जल, जो कि मिट्टी से मिलता है, मिट्टी से वह कार्बन डाइऑक्साइड, वह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से मिलता है, वायुमंडल जो कि वायुमंडल से क्या होता है, मिलता है, से क्या करते हैं ये लोग अपना भोजन तैयार करते हैं। वायुमंडल मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन, और जो भोजन तैयार करते हैं वो होता है ग्लूकोज। अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार ग्लूकोज तैयार करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और यही जो प्रोसेस है ग्लूकोज तैयार करने का या फिर भोजन बनाने का, ठीक, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, भोजन तैयार करने का या फिर ग्लूकोज बनाने का यही प्रोसेस क्या कहलाता है। यह विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहलाती है।
तो यह विधि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो जब भी कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो क्या बनाएगा, अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज तैयार करेगा, ग्लूकोज तैयार करेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसे, कार्बन ऊपर का ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसे प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसे और जल चाहिए प्लस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। भाई अगर यहाँ तो दिख रहा है तो फिर सही है, तो मैं आगे चलूँ ना, तो फिर अगली स्लाइड पे, हाँ सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, की उपस्थिति में ये क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज जो बनाता है वही इसका भोजन है। क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। और प्लस इसी प्रोसेस में जब वो अपना भोजन बना रहा होता है तो इसी में उसे ऑक्सीजन भी बनता है जो कि वो वातावरण में रिलीज कर देता है। तो तीसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, वो दूसरा जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग वो यही पढ़ेंगे कि गैसों का आदान प्रदान करना भी पत्तियों का कार्य होता है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाता है। मे भी ये आपके एग्जाम में पूछा जाए इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लो बॉक्स के अंदर करके इसको, ठीक है, इसके अंदर क्या करो, स्टार मार्क लगा लो। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनने के बाद फिर से मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी पत्ती हो वो भोजन बनाने का काम करती है, इसलिए पत्तियों का जो मुख्य काम होता है वो होता है भोजन बनाने का, ठीक है। पत्तियों का मुख्य काम जो होता है वो होता है भोजन बनाने का। लेकिन वो भोजन कब बनाता है, जब उसके पास क्लोरोफिल हो, सूर्य का प्रकाश हो और मिट्टी से वो जल अवशोषित करे तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करे, तब वो अपना भोजन बनाता है जो कि ग्लूकोज बनाता है, जिसे कि हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। पौधा जो भी अपना भोजन बनाता है वो ग्लूकोज के रूप में बनाता है। और भोजन बनाने की जो विधि होती है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है, यानी कि छोटा सा चार्ट आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी पौधा ग्लूकोज को बनाता है। और वही जब ग्लूकोज अपना भोजन बना रहा होता है तो उसी में क्या होता है, ऑक्सीजन भी निकलता है, जिसे कि पौधे क्या करते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप लोग एक बार थम्स अप कमेंट्स में दे दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूं, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूं, हरी पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन, तैयार किया गया भोजन जो कि ग्लूकोज होता है, जो कि क्या होता है, ग्लूकोज होता है। हरी पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन क्या होता है, स्टार्च या फिर मंड के रूप में क्या होता है, जमा रहता है। स्टार्च थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूं मैं। ओह, तैयार किया गया भोजन स्टार्च, ठीक है, स्टार्च या इसी को मंड भी बोलते हैं, मंड के रूप में क्या होता है, जमा रहता है। हरी पत्ती जो भी भोजन तैयार करता है वो भोजन ग्लूकोज होता है, और वो क्या होता है, वो पौधों में स्टार्च या फिर मंड के रूप में क्या होता है, जमा रहता है। तो यहाँ तक आपको, यहाँ तक जो आपका पहला था भोजन निर्माण वो यहाँ तक क्लियर होता है मेरे भाई। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे जो कि है
मतलब कि पत्तियों का दूसरा काम पढ़ेंगे हम लोग, जो कि है गैसों का आदान प्रदान। कोई भी पत्ती गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है। और ये जो भी आपको लिखवाया जा रहा है इसका सारा का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप साथ में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, मैं आपको समय देता हूँ। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो सिर्फ लेक्चर को देख लीजिए स्पीड करके। आपको पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो का, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा सकते हैं आराम से। ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, दैट इज गैसों का आदान प्रदान। सपनों पे करना जितनी मुँह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कहने दे अपना, कल दिन आए। हेलो, हाँ कौन मैम? यस मैम। हो जाएगा कुछ दिन में। कब से? कितना मैम? अच्छा ठीक है मैम, करवा लूँगा। वही तो अच्छा नहीं है, इसलिए तो नहीं करवा रहा ना। हाँ हाँ। क्या हुआ? हाँ वही तो, यूट्यूब भी नहीं चलता तो इसलिए तो रिचार्ज नहीं करवाता, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। अरे भाई सर्विस नहीं है इसका अच्छा, और फ़ोन करके बोलता है कि भाई थोड़ा सा रिचार्ज करवा लीजिए सर। रिचार्ज तो है सर के मोबाइल में, लेकिन किसी और नंबर पे। बात वही है, क्या बोले। और 2 दिन में इनका रिचार्ज का प्लान बढ़ने वाला है 12%। समझ रहे हो भाई, कहाँ से होगा ये सभी चीज़ें, देख रहे हो विनोद। हाँ हाँ, सब सारा चीज़ में बिता दिया मैंने बात करने के चक्कर में। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी था भाई, गैसों का आदान प्रदान। ओहो, दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो थी गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान। अब ये गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी पौधा जब भोजन बनाता है तो वो साथ में ऑक्सीजन भी बन जाता है, ठीक है। और वो पौधा जब भोजन बनाता है तो भोजन बनाने के लिए उसे जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। यानी कि वो जब भोजन बना रहा होता है तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अपने अंदर लेता है और भोजन के प्रोसेस में वो उसे यूज करता है। तो भोजन के प्रोसेस में जब वो यूज करता है और फिर ऑक्सीजन को बना देता है, तो वो जो भोजन है वो तो वो अपने अंदर रखेगा, लेकिन जो गैस बन जाता है जिसे कि ऑक्सीजन बोलते हैं हम लोग, वो उसे वातावरण में छोड़ देता है। और जब वातावरण में छोड़ देता है तो फिर जितने भी जीव जंतु होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो जाए या फिर जानवर हो जाए, वो उसी गैस को, ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में यूज करते हैं। श्वसन के रूप में मतलब सांस लेते हैं। और जब वो सांस लेते हैं तो फिर उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो तो फिर सांस छोड़ते भी हो, तो आप जो छोड़ रहे हो वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो ले रहे हो दैट इज ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन है और जो आप छोड़ रहे हो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यही मीडियम है गैसों का आदान प्रदान होने का। यानी कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेके भोजन बना रहा है और ऑक्सीजन जो बन रहा है साइड से उसे वातावरण में छोड़ रहा है, और फिर वही ऑक्सीजन को कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जानवर अपने अंदर ग्रहण कर रहा है श्वसन के रूप में। और फिर वही श्वसन, फिर जो ऑक्सीजन को ले रहा है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे यूज कर रहे हैं। तो यही एक प्रॉपर्टी है जो कि दोनों मिलके क्या करता है, जो कि दोनों मिलके बैलेंस करता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, एक ऑक्सीजन ले रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, एक ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो यानी कि मीडियम बैलेंस करने का काम दोनों यहाँ पे करता है। तो पत्तियां अपना भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेती हैं और भोजन बनने की प्रक्रिया में निकले ऑक्सीजन को वातावरण में क्या करती हैं, छोड़ देती हैं। और वही ऑक्सीजन क्या करता है कि
वही ऑक्सीजन को सभी जीव जंतु श्वसन के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि पत्तियां अपना भोजन तैयार करने के लिए अपना भोजन तैयार करने के लिए, पत्तियां अपना भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से क्या करती है, वातावरण से लेती है। पत्तियां अपना भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ठीक। ये पहला था कि पत्तियां अपना भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। वह भोजन बनने की प्रक्रिया में भोजन बनने की प्रक्रिया में निकले ऑक्सीजन को वातावरण में क्या करती है, छोड़ देती है। निकले ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देती है। वायुमंडल में छोड़ देती है। वायुमंडल में क्या करती है, छोड़ देती है। और यही जब ऑक्सीजन को वायुमंडल में वो छोड़ देती है, इसी जब निकले ऑक्सीजन को क्या करती है, वायुमंडल में छोड़ देती है मेरे भाई। तो जब वायुमंडल में छोड़ देती है तो इसी को क्या करते हैं, इसी को सभी जंतु व पौधे ऑक्सीजन के रूप में क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। सभी जंतु व पौधे, पौधे नहीं मेरे भाई, हाँ, सभी जंतु व पौधे श्वसन के रूप में, सभी जंतु व पौधे श्वसन के रूप में पुनः ग्रहण करते हैं। पुनः क्या करते हैं, पुनः ग्रहण करते हैं। पुनः ग्रहण करते हैं। सभी जंतु व पौधे इसी को श्वसन के रूप में पुनः ग्रहण करते हैं। और जब ग्रहण करते हैं इसी को, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सभी जंतु जो है उसी ऑक्सीजन का उपयोग करता है श्वसन के रूप में, और जब वो ग्रहण करते हैं तो फिर उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जो कि वो वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं। तो ये आपका दूसरा जो था वो फंक्शन था पौधों का, कि गैसों का आदान प्रदान। जब भी कोई पौधा अपना भोजन बनाता है तो वो ऑक्सीजन को लेता, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और भोजन की प्रक्रिया के बनाने के बाद निकले ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है। और वही ऑक्सीजन को फिर क्या होता है, सभी जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उन्हीं को पुनः फिर श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और फिर जब पौधे को अपना भोजन बनाना होता है तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। तो यही था गैसों का आदान प्रदान। अब तीसरे फंक्शन की ओर हम लोग यानी कि तीसरे वर्ग फंक्शन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरे फंक्शन की ओर बढ़ेंगे, और जो कि है भाई वाष्पोत्सर्जन। जो क्या है, वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ तक अगर आपका हो गया है भाई, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो है वो हम लोग देखते हैं कि तीसरा वाष्पोत्सर्जन।
यहाँ पे देखिए तीसरा जो है वो है आपके सामने वाष्पोत्सर्जन। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन तीसरा क्या है? तीसरा है आपके सामने वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो आपको पता होगा कि पौधा जो होता है वो क्या होता है, अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। ठीक, पौधे जो होते हैं वो जड़ के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, और वही जल तने और शाखाओं द्वारा पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों में क्या होते हैं, पहुंचते हैं। जब कभी आवश्यकता से अधिक जल पौधों में हो जाती है तो वो क्या होते हैं, वाष्प के रूप में पत्तियों द्वारा निकल जाते हैं। यानी कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल को पत्तियों द्वारा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में निकाल दिया जाता है। और ये काम करने के लिए, यानी कि जलवाष्प के रूप में पत्तियों से निकले, तो ये काम करने के लिए पत्तियों में कुछ छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें कि स्टोमा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमा कहा जाता है। तो जलवाष्प पत्तियों द्वारा ही निकलते हैं पौधों, और ये तब निकलते हैं जब पौधे में जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। जब अधिक हो जाती है तो जलवाष्प के रूप में वो पत्तियों द्वारा निकल जाते हैं, और वो जलवाष्प जहाँ से निकलते हैं उसके लिए पत्तियों में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनकी स्टोमा कहा जाता है। जिन्हें कि क्या कहा जाता है? स्टोमा कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल को पौधों में आवश्यकता से अधिक जल को पत्तियों द्वारा, किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जब पौधे में जल की मात्रा, आवश्यकता से अधिक जल जब होता है तो पत्तियों द्वारा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में क्या होता है? छोड़ दिया जाता है। तो जब जलवाष्प के रूप में क्या होगा मेरे भाई? जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ा जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं? तो इस काम के लिए जो आता है वो आता है स्टोमा। स्टोमा की मदद से। अब भाई ये स्टोमा क्या है? स्टोमा क्या होता है? अब ये स्टोमा क्या होता है? अब स्टोमा क्या होता है? तो ये जो होता है, ये होता है पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे क्या होते हैं? रंध्र होते हैं या फिर छिद्र भी जिसे हम लोग बोलते हैं। भाई अब नहीं समझ में आ रहा है छिद्र क्या होता है? मतलब छोटा छोटा छेद होता है जिसे कि हम अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। तो पौधों में जब आवश्यकता से अधिक जल होगा तो जलवाष्प के रूप में निकल जाएगा पत्ती की मदद से, और पत्तियों पर यह काम करवाने के लिए स्टोमा उपस्थित होता है। और स्टोमा जो होता है वो छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो पत्तियों पे पाए जाते हैं। तो ये तीन काम था आपका पत्तियों का, जो कि आपको बखूबी लिखवा दिया गया है। अब कुछ पत्तियां क्या होती है विशेष कार्य के लिए, जैसे कि कुछ तना कुछ जड़ क्या हो रहे थे भाई?
मॉडिफाई हो रहे थे। तो यहाँ पे कुछ पत्तियाँ भी मॉडिफाई हो जाती हैं और उसके पीछे भी कुछ कारण होता है, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक होता है। जब उन्हें कुछ विशेष काम करना होता है तो वो मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो वो मॉडिफिकेशन क्यों होता है, मॉडिफाइड लीव्स क्या होती है, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप इसे एक बार नोट कीजिए और यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप एक बार कमेंट में थम्स अप दे दीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ तक क्लियर है आपको। जल्दी जल्दी आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग इसे क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। यहीं पे मैं एक पॉइंट को लिख देता हूं कि विशेष कार्यों के लिए विशेष कार्यों के लिए विशेष कार्यों के लिए पौधों की पत्तियों में क्या हो जाता है, सामान्य रूप में परिवर्तन हो जाता है। कार्यों के लिए पौधों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों के सामान्य रूप में, के सामान्य रूप में, सामान्य रूप में परिवर्तन हो जाता है, कि सामान्य रूप में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रूपांतरित पत्तियां, रूपांतरित, रूपांतरित पत्तियां, इसी को हम लोग बोलते हैं रूपांतरित पत्तियां, यानी कि इंग्लिश में इसे हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड लीव्स, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड लीव्स कहलाती है। यानी कि जब किसी भी पौधे में विशेष कार्य होगा, यानी कि विशेष टाइप का काम होगा, यानी कि पौधों का तो मेन काम क्या था, वाष्पोत्सर्जन करना, खाना बनाना, गैसों का आदान प्रदान करना, लेकिन जब इससे भी कुछ बड़ा करने का होगा भाई, जब बहुत सारे फंक्शन करने को होंगे, तब उनमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। यानी कि विशेष कार्यों के लिए पौधों की पत्तियों के सामान्य रूप में परिवर्तन हो जाता है। फिर वो पत्ती किसी न किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, हालांकि वो रहती पत्ती ही है, लेकिन रूप उसका जो होता है, स्वरूप वो बदल जाता है। जैसे कि कैसे बदल जाता है, अभी मैं आपको एक दो तीन एग्जांपल देके बताऊंगा, और उसके कुछ विशेष फंक्शन भी होने लगते हैं। तो यहाँ पे सामान्य रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे कि रूपांतरित पत्तियां यानी कि मॉडिफाइड लीव्स बोला जाता है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप लोग एक बार थम्स अप दे दीजिएगा, और फिर हम लोग देखते हैं रूपांतरित पत्तियों के कार्य क्या क्या है। रूपांतरित पत्तियों के कार्य क्या क्या हैं, तो रूपांतरित पत्तियों के कार्य बेसिकली अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला काम जो है वो सुरक्षा देना है, किसी भी पौधे को सुरक्षा देना। अब ये सुरक्षा कैसे मिलेगा, दूसरा काम जो है सहारा देना, ये सहारा कैसे मिलेगा, सहारा तो हालांकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया, इसी चैप्टर में पढ़ाया है। और तीसरा जो काम है भोजन एवं जल संचय करना, यानी कि फूड स्टोर करना। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैंने आपको रूट्स में भी बताया कि रूट्स भी जो होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं, स्टीम भी जो होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं। तो जब बेसिकली फूड स्टोरेज की बात होती है तो वो चीज क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि मॉडिफाइड रूट्स या फिर मॉडिफाइड लीव्स ही, मॉडिफाइड स्टीम ही क्या कर रहा था, भोजन को संग्रहण करने का काम कर रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे जब पत्तियों में भी भोजन या फिर जल के संचय की बात होगी, तो यहाँ पे भी स्टोरेज की बात होगी, तो यहाँ पे भी आपको पत्तियों की मॉडिफाइड रूप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं कि सबसे पहले चीज हम लोग ये देखने वाले हैं कि रूपांतरित पत्तियों के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, रूपांतरित पत्तियों के कार्य क्या क्या हो सकते हैं।
तो यहाँ पे जो हेडिंग हम लोग डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे रूपांतरित पत्तियों के कार्य, रूपांतरित पत्तियों के कार्य। पहला कार्य दैट इज सुरक्षा देना, सुरक्षा देना, सुरक्षा होता है, ठीक है। अब तुम लोग के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया ये सुरक्षा कैसे मिलता है, सुरक्षा कैसे मिलता है। क्या आपने कैक्टस के पौधों को देखा है? कभी आपने कैक्टस का पौधा देखा है? कैक्टस बहुत लोगों के घरों पे ये कैक्टस होता है, ठीक, ताकि नजर गुजर ना लगे इस वजह से कैक्टस लगाया जाता है, जिसे कि नागफनी भी बोला जाता है। कैक्टस का पौधा आपने बखूबी देखा होगा, और ये पौधा जो होता है मेरे भाई वो कांटेदार पौधा होता है। ये पौधा कैसा होता है? कांटेदार पौधा होता है। कभी आपने छू के भी देखा होगा तो कांटा आपके हाथों में चुभ गया होगा। कांटेदार पौधा होता है, ठीक है। तो कैक्टस जो होता है वो नागफनी जिसे बोलते हैं हम लोग, और वो कांटेदार पौधा होता है, कांटेदार पौधा होता है। और ये पौधा कहाँ होता है? मरुस्थल में होता है। जनरली मरुस्थल में होता है, लेकिन कुछ लोग घर में भी लगाते हैं ताकि नजर गुजर ना लगे। तो ये पौधा जो होता है वो मरुस्थल में होता है, मरुस्थल में होता है। प्लस तो नागफनी का पौधा कांटेदार होगा और मरुस्थल में होगा, क्या होगा? कांटेदार होगा और मरुस्थल में होगा। अब बात करें हम मरुस्थल की विशेषता के बारे में, तो मरुस्थल की विशेषता भाई क्या क्या है? एक एक पॉइंट को मैं समझाते हुए चलूंगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है कि मरुस्थल में क्या होता है। मरुस्थल में सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो होगा कि भाई यहाँ पे भैया जल की कमी होती है, जल की कमी होती है। चलो एक चीज समझ में आया, जल की कमी होती है, जल की कमी होती है। और कुछ आपकी समझ, और कुछ आपकी नजरों में आ रहा है, तो यहाँ पे जो वातावरण होता है वो शुष्क वातावरण होता है। शुष्क मतलब कि जो वातावरण होता है वो गर्म होता है। शुष्क वातावरण, वातावरण जब जल की कमी होगी तो वातावरण शुष्क ही होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मरुस्थल में जो होगा वो वातावरण शुष्क होगा, ठीक। इसलिए कैक्टस की जो पत्तियां होती है, कैक्टस की जो पत्तियां होती है वो क्या होता है? कैक्टस की जो पत्तियां होती है वो पत्तियां रूपांतरित होकर कांटों में परिवर्तित हो जाती है। कैक्टस की पत्तियां क्या होती है? रूपांतरित होकर, रूपांतरित होकर, रूपांतरित होकर होकर कांटों में परिवर्तित हो जाती है, कांटों में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैक्टस की जो पत्तियां होती है वो रूपांतरित होकर कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। पत्तियां रूपांतरित होकर यहाँ पे भाई पत्तियां छूट गया लिखना यार, पत्तियां जो होगा वो रूपांतरित होकर कांटों में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जब कांटों में परिवर्तित होती है, तो कांटों में परिवर्तित होने से क्या होता है? कांटों में परिवर्तित होने से जल का ह्रास कम हो जाता है, जल का ह्रास यानी कि वाटर लॉस कम हो जाता है, जल का ह्रास कम हो जाता है, जल का ह्रास कम हो जाता है। एक बार फिर से मैं समझाऊंगा, अगर जिसे समझ में नहीं आ रहा है फिर से मैं समझाऊंगा। तो परिवर्तित जब होगा, कांटों में जब परिवर्तित होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जल का ह्रास कम हो जाएगा, जल का ह्रास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जल का ह्रास कम हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब ये क्या हो जाएगा, कांटों में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसकी वजह से, कांटों में जब कभी परिवर्तित हो जाता है तो इसकी वजह से कांटों के कारण पौधों को सुरक्षा भी होती है, कांटों के कारण पौधों की सुरक्षा भी होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कांटों के कारण, कांटों के कारण पौधों की सुरक्षा भी होती है, सुरक्षा भी होती है। कांटों के कारण पौधों की सुरक्षा भी होती है। अब फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इसे, कि सुरक्षा पहला कम था, यानी कि पहला जो मॉडिफाइड लीव्स का जो क्या था,
कार्य था वो था सुरक्षा देना। तो जैसा कि एक पौधे का एग्जांपल हम लोगों ने लिया, दैट इज कैक्टस यानी कि नागफनी। तो नागफनी का जो पौधा होता है कांटेदार पौधा होता है और मरुस्थल में पाए जाने वाला पौधा होता है। तो मरुस्थल की विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो मरुस्थल में जल की कमी होती है और दूसरी चीज की जो वातावरण होता है वो वहां पे शुष्क वातावरण देखने को मिल जाता है। कैक्टस जो होता है उसकी पत्तियां रूपांतरित होकर कांटों में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे जो पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो रही है वो क्या है, वो मॉडिफिकेशन का ही एक प्रकार है, यानी कि जो कांटा बन रहा है वो भी पत्तियों का ही एक रूप है। और ऐसा होने का कारण इसलिए है क्योंकि जब वहां पे जल की कमी है मरुस्थल में, और ऐसे पौधे तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब जल का ह्रास इनकी पत्तियों के द्वारा कम होगा। जब जल का ह्रास इनकी पत्तियों के द्वारा कम होगा, इसलिए इन प्रकार के पौधों का में क्या होता है कि इनकी जो पत्तियां होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। और जब कांटों में परिवर्तित हो जाती है तो कांटों से भी पौधों की सुरक्षा होती है। कांटों से पौधों को सुरक्षा होने का मतलब उसे कोई भी जानवर आके नहीं खा सकता। कोई भी जानवर जब उसे आके नहीं खाएगा तो वो अपना क्या रहेगा भाई, वो जीवित रहेगा। ऐसे कोई पौधा है जो जिसमें कि कांटा नहीं है तो उससे कोई भी जानवर जाके उसे क्या कर सकता है, खा सकता है। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप तो यहाँ तक क्लियर है तो ये बात हम सब दे दीजिएगा कमेंट में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो हमारा कार्य है वो है सहारा देना। तो सहारा देना मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि सहारा कैसे दिया जाता है। एक सेकंड गाइस। हाँ भाई, तो समझना थोड़ा सा बिजली कट गया था इसलिए। तो समझना थोड़ा सा सुरक्षा, कैक्टस नागफनी के पौधे को आपने देखा होगा तो कांटों के कारण भी क्या होता है कि पौधों की सुरक्षा हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी मतलब कि दूसरा जो आपको देखने को मिलता है कार्य, वो क्या है, दूसरा कार्य है हमारे सामने सहारा देना। तो वही मैं बता रहा था कि सहारा देना मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में समझा दिया है। तो पिछले चैप्टर, इसी चैप्टर में और जो पीछे का लेक्चर था जिसमें कि मैंने आपको एग्जांपल के साथ दिखाया था, एक कद्दू का जो टेंड्रिल्स था, पंपकिन के पौधों का जो टेंड्रिल्स था वो मैंने आपके सामने ला के दिया था। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, मतलब कि दूसरे कार्य को देखते हैं और जो कि हमारे सामने आ जाता है कि सहारा देना। हाँ, तो अब हम लोग दूसरी कार्य की बात कर लेते हैं, जो कि दूसरा कार्य हमारे सामने आ जाता है सहारा देना। तो जब तक मॉडिफाइड होगा तभी ये सहारा दे पाएगा। ठीक है, जब मॉडिफाइड होगा तो तभी ये सहारा दे पाएगा। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले एक किसी भी मटर का पौधा देखा है, सब लोगों ने, आप लोगों ने मटर का पौधा देखा होगा। मटर का पौधा देखा होगा। मटर का पौधा जो होता है वो क्या होता है, मटर के पौधे का जो तना होता है वो कैसा होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल होता है मतलब कि वो अपने दम पे खड़ा नहीं रह सकता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दुर्बल तना। दुर्बल तना, मटर का पौधा आप लोगों ने देखा होगा जिसका तना दुर्बल होता है, यानी कि अपने दम पे खड़ा नहीं रह सकता, वो किसी न किसी सहारे के ही दम पे आगे बढ़ता है। और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपने देखा होगा धागे जैसी, जहां जैसे कि ये मटर है, मटर का ये क्या है, पौधा है, मेन पार्ट है। तो इसमें से कुछ कुछ क्या होता है, पतली पतली धागी जैसे कुछ कुछ निकले होते हैं, एक दो कभी कभी तीन भी निकल रहा होता है। तो इस टाइप के अगर ये मटर का क्या है, तना है, तो इसमें से कुछ कुछ पतले पतले धागे टाइप की संरचना निकलती है, धागे जैसी पतली रचना होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे धागे जैसी पतली रचना देखने को मिलती है। पतली रचना देखने को क्या होती है, मिलती है। भाई यहाँ पे रचना मतलब संरचना होता है, रचना भाई वैसे लड़की का भी नाम है मेरे भाई, तो यहाँ पे वो मत समझ जाना, ठीक है। तो पतली क्या होती है, रचना होती है। तो पतली रचना होती है। तो जब पतली रचना होती है तो ये जो पतली रचना है, अरे भाई
पतली रचना जो होती है ये क्या है, ये पत्तियों का ही क्या है, पत्तियों का ही बदला हुआ रूप। तो ये क्या है, पत्तियों का ही बदला हुआ रूप, पत्तियों का ही बदला हुआ रूप, पत्तियों का ही क्या है, बदला हुआ रूप है। तो पत्ती ही जब ये पत्ती ही होती है जो कि पतली संरचनाओं में बदल जाती है, और ये जब जब बदल जाती है, जो कि बदला हुआ रूप जो होता है उसी को क्या कहते हैं, पत्तियों का जो बदला हुआ रूप होता है उसी को मेरे भाई कहते हैं, उसी को कहते हैं पर्णपर्तान। ठीक, पर्णपर्तान या फिर पत्ती संजनी, यहां पे लिखेंगे इसी को बोलते हैं पर्ण प्रतान या पंक्ति संजनी, या फिर क्या कहते हैं, पर्ण प्रतान कहते हैं, या फिर पत्ती संजनी, जिसे कि इंग्लिश में लीफ टेंड्रेंस कहते हैं, LEAF, लीफ लीफ टेंड्रिल्स, TENDRILS, लीफ टेंड्रिल्स कहा जाता है। यानी कि जो पत्ती का बदला हुआ रूप होता है उसी को पर्ण प्रतान या फिर पत्ती संजनी कहा जाता है, जिसे कि लीफ टेंड्रिल्स कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत मेरे भाई, बहुत आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, दो बार समझा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यही जो पर्ण प्रतान होते हैं, यही जो पर्ण प्रतान होते हैं या फिर पत्ती संजनी होती है, इसी का काम क्या है मेरे भाई, इसी का काम है, ये किसी सहारे से लिपट जाती है। यानी कि आपने देखा होगा जब कद्दू का होता है लत जो होता है बोलते हैं, या फिर मटर का पौधा जो होता है, आप देखे होंगे किसी सहारे पे वो ये जो अभी मैंने आपको बताया कि ये अगर इसका क्या है, स्टीम है, तो ये जो निकल रहा होता है, अगर इसके सामने कोई सपोर्ट रख दिया जाए तो ये घूम के उसको क्या करती है, पकड़ लेती है, और लत को इसी के सहारे, पौधे को इसी के सहारे एलोंग लेके जाती है। तो यही जो होता है कि पर्ण प्रतान या फिर पर्ण या फिर पत्ती संजनी जो होती है, ये क्या करती है कि किसी दूसरे सहारे से लिपट के, किसी सहारे से लिपटकर पौधे को सहारा देती है, किसी सहारे से लिपटकर पौधे को सहारा देती है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी सहारे से लिपटकर, किसी सहारे से लिपटकर, सहारे से लिपटकर लिपट कर पौधे को सहारा देती है, पौधे को क्या करती है, सहारा देती है। सहारा देती है। तो ये काम था बेसिकली, ये जो काम आपको देखने को मिल रहा है वो पर्ण प्रतान विपत्ति संजनी का देखने को मिल रहा है। तो एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि सहारा देने का काम, जैसे कि आप एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया, दैट इज मटर का पौधा। यानी कि मटर का पौधा है, उसका तना दुर्बल होता है और उसी के तने में धागे जैसी पतली रचना होती है, और वो जो पतली रचना होती है वो पत्तियों का ही बदला हुआ क्या है, स्वरूप है। और जो पत्ती का बदला हुआ स्वरूप है उसी को पर्ण प्रतान या फिर पत्ती संजनी कहते हैं, जैसे कि लीफ टेंड्रिल्स कहते हैं। और यही लीफ टेंड्रिल्स किसी दूसरे सहारे से लिपटकर पत्ती को क्या करती है, सहारा देती है, और उसी के एलोंग फिर वो पत्ती क्या करता है, ग्रो करता है और आगे अपना डायरेक्शन में बढ़ता है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तीसरा जो काम है वो है भोजन एवं जल का संचय, यानी कि भोजन और फूड एंड वाटर का स्टोरेज करना। पत्ती भी क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, वाटर को स्टोर करती है। तो यही हम लोग अभी देखेंगे भाई। और फिर ये तीसरा जो ये जो तीन काम थे किसी भी रूपांतरित पत्तियों का, उसको हम लोग फिर आज खत्म करेंगे। तो यहाँ आपका हो गया है। तो अभी हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और जो कि है हमारे सामने तीसरा जो प्रॉपर्टी है भोजन एवं जल संचय। तीसरा जो है वो क्या है, भोजन एवं जल संचय, भोजन एवं जल
संचय। तीसरा जो है वो भोजन और जल संचय। तो क्या होती है कि पत्तियां भी क्या करती है, अपने अंदर भोजन और जल का स्टोरेज करती है। जैसे कि आपने प्याज का सल्क देखा होगा, प्याज के सल्क पत्ती जो प्याज के सल्क पत्तियों में आपने देखा होगा कि भोजन एवं जल संचित रहते हैं। तो प्याज का जो सल्क होता है, पत्ती जिसे बोलते हैं, प्याज के सल्क पत्ती में भोजन एवं जल का संचय होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहली एग्जाम्पल को लिखते हैं, प्याज के सल्क पत्तियों में पहला चीज जो है, ये मैं एग्जाम्पल के मदद से आपको समझा रहा हूँ। प्याज के सल्क पत्तियों में प्याज के सल्क पत्तियों में भोजन एवं जल का संचय होता है। भोजन एवं भोजन एवं जल का संचय होता है। ठीक है, प्याज के सल्क पत्तियों में भोजन एवं जल का संचय होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल पे सर्च कीजिएगा प्याज के सल्क पत्ती, आपको इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। आपने पोई का नाम सुना होगा, ठीक है, जैसे कि आपने पालक का नाम सुना है, तो पोई को इंडियन स्पिनच बोलते हैं, यानी कि भारतीय पालक बोलते हैं इंग्लिश में। तो भाई एक काम करता हूँ, ठीक है, भाई गजब हो गया यार, मतलब समझ रहे हो, मैं ऐसा कभी मुझे फील नहीं होता है मैं लेक्चर ले रहा हूँ, अब बिजली ना कटे। होना है इसको करना, आज तो दो बार कट गया, दो बार बहुत बार कटा है मेरे साथ, एक बार तो निश्चित है, शायद ही कोई लेक्चर ऐसा निकला होगा जिसमें बिजली ना कटा। तो देखिए बिजली कट गई थी तो मैंने कुछ लाइनें आपके लिए लिख दी है, ये लास्ट करेंगे, फिर हम लोग अभी बिजली कट रहा है यार, फिर आगे के लेक्चर में कर लेंगे, उस लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो और ये लेक्चर भी आपका 50 मिनट का होने वाला है। तो देखिए प्याज की जो सल्क पत्ती होता है उसमें भोजन और जल का संचय होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पोई इंडियन स्पिनच जिसे बोलते हैं, या फिर ब्रायोफाइलम जो होता है, पोई इंडियन स्पिनच, आप गूगल पे सर्च करना आपको दिख जाएगा। ब्रायोफाइलम आप गूगल पे सर्च करना आपको दिख जाएगा कि पत्तियों में जो होता है वो जल का संचय होता है। जल का संचय होने के कारण और भोजन का संचय होने के कारण ये क्या होती है, ये मोटी और मांसल होती है। ये क्या होती है, ये मोटी और मांसल दिखती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। तो आप लोग एक बार सब चीज बता दीजिएगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और पीडीएफ आपको जो भी दिया जाता है टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। आप अपने रिलेटिव्स को बता सकते हैं, आप अपने दोस्त को बता सकते हैं इस चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते, और कमेंट कीजिएगा। भाई तुम लोग तो इतना यार बिजी रहते हो, लगता है कि जैसे लेक्चर खत्म हुआ फट से निकल जाना है, जैसे कहीं जाना है मुझे, तो इसके चक्कर में कमेंट भी नहीं करते। भाई कमेंट करके जाओ यार, तुमसे कुछ उम्मीद है, समझ रहे हो, इसलिए उस उम्मीद को मत तोड़ो और कमेंट करके जाना। और जाते जाते लाइनें तो सुनना ध्यान से कि गिरे हैं हिस्से कितने उन्हें जोड़ूं कैसे, वादे करे हैं तुमसे उन्हें तोड़ूं कैसे। कि गिरे हैं हिस्से कितने उन्हें जोड़ूं कैसे, वादे करे हैं तुमसे उन्हें तोड़ूं कैसे, और तुम ही कहते थे कि तुम पे हक सिर्फ मेरा है, अब तुम ही बताओ कि इतने करीब आके मैं तुम्हें छोड़ूं कैसे। हाँ सही है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से एक बार फील नहीं आया लास्ट लाइन में कि गिरे हैं हिस्से कितने उन्हें जोड़ूं कैसे, गिरे हैं हिस्से कितने उन्हें जोड़ूं कैसे, वादे कितने करे हैं तुमसे उन्हें तोड़ूं कैसे, और तुम ही कहते थे कि तुम पे हक सिर्फ मेरा है, अब तुम ही बताओ इतने करीब आकर तुम्हें छोड़ूं कैसे। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आप पहुंच जाइएगा, और वहाँ भी क्या कीजिएगा, चैनल को क्या कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिले आपकी क्लासेस की रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वहीं मिलते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, काम की चीज़ें भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके बाय बाय, लव यू।